नमस्कार दोस्तों, पाइस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं। रीट के विद्यार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे रेखा गणित का। आज मैं आपके सामने खुशखबरियों की बौछार लाने वाला हूं मेरे भाइयों। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि हम आज से रेखा गणित पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये, जो आपके लिए रीट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। रीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पहले मैं आपको एक एक नियम पूरा करवा चुका हूं। और ये रीट का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेखा गणित, जिसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि मात्र 1 या 2 दिन के अंदर ही हम लाइव क्विज स्टार्ट करने वाले यूट्यूब के माध्यम से। लाइव क्विज यानी आपको सारी तैयारी लाइव करवाई जाएगी मेरे दोस्तों। आपको गणित के लिए प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए एक सिंगल किताब लाने की आवश्यकता नहीं है, और आप बस मेरे साथ जुड़ते रहना उस लाइव क्लास के साथ। मैं आप लोगों के सामने लाइव रूबरू होऊंगा और उसके बाद आप लोगों के कमेंट भी चेक करूंगा, और हम एक साथ मिलकर जो है रीट के लिए इस बार एक घमासान युद्ध की तैयारी करने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरे विद्यार्थी इस युद्ध में अपनी जीत हासिल करके रहेंगे। इसी के साथ मैं आपको आज रेखा गणित की कुछ बेसिक बातें समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज जो बेसिक छोटे छोटे से पॉइंट है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले आज अपन बात करते हैं बिंदु की। तो देखो, बिंदु क्या होता है? बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही क्या होती है भाइयों, चौड़ाई, और ना ही उसकी क्या होती है, मोटाई। ये एक बिंदु है, देखना ये एक बिंदु है। इस बिंदु की अगर मैं बात करूं तो बिंदु की ये विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है बिंदु की? कि उसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही उसकी क्या होती है, मोटाई। ऐसी आकृति एक बिंदु कहलाती है। ये मात्र एक परिभाषा नहीं है, इससे संबंधित कुछ बिंदु से संबंधित बेसिक रूल भी है जो हमको याद होने चाहिए। और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं कितनी हो सकती है? तो इसका उत्तर क्या है? अनंत हो सकती है। कैसे? ध्यान से देखना। जैसे ये हमारे पास एक बिंदु है, इससे गुजरने वाली रेखाएं हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखना, ये एक रेखा जो इस बिंदु से गुजरी, ये हमारे पास बिंदु है। ये दूसरी रेखा, ये भी इसी बिंदु से गुजर रही है। ये तीसरी रेखा भी इसी बिंदु से गुजर रही है। ये एक और रेखा खींचते, ये भी इसी बिंदु से गुजर रही है। ये एक और रेखा खींच दी, ये भी इसी बिंदु से गुजर रही है। इसका मतलब एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है भाइयों? अनंत। एग्जाम में प्रश्न कैसा आएगा? 4 कथन दिए हुए होंगे। निम्न 4 में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? तो ये जो छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको यदि पता होगी तभी आप उत्तर की पहचान कर पाओगे। तो बिंदु से संबंधित पहला नियम ये याद रखना है, किसी भी एक बिंदु से गुजरने वाली कितनी रेखाएं होती है भाई? अनंत। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। अब अपन बात करते आगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिंदु से संबंधित याद रखना है, अगर हमारे पास 2 बिंदु हो तो वो 2 बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। ध्यान रखना, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली उपनिष्ठ रेखा सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी भाइयों? एक। यानी ऐसी कितनी रेखाएं जो 2 बिंदुओं से होकर गुजर सकती है? तो ऐसी रेखा कितनी होगी? एक। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के साथ समझाना चाहूं तो जैसे ये हमारे पास एक बिंदु ए है और इधर एक बिंदु हमारे पास क्या है? बी। अगर मैं बोलूं कि मुझे एक ऐसी रेखा खींचनी है जो इन दोनों से होकर गुजरे, तो ये मैंने एक रेखा खींचने की कोशिश की जो दोनों से होकर गुजरी। क्या इसके अलावा कोई ऐसी रेखा अपन बना सकते हैं जो ए और बी दोनों से होकर गुजरे? नहीं, असंभव है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है कि 2 बिंदुओं से केवल और केवल कितनी रेखा गुजर सकती है? एक। अब आगे अपन बात करते हैं 3 बिंदुओं की। तो 3 बिंदुओं से संबंधित एकदम अच्छे से समझना। अब 3 बिंदुओं के कंडीशन के अंदर 3 बिंदुओं को, 3 या उससे अधिक बिंदुओं को संरेख कब कहा जाता है? 3 या उससे अधिक बिंदुओं को संरेख उसी स्थिति में कहा जा सकता है यदि वो सारे बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, तब वो क्या कहलाएंगे? संरेख। और यदि उनमें से कुछ बिंदु ऐसे हो जो एक ही रेखा पर उपस्थित नहीं हो, तब वो कैसे बिंदु कहलाएंगे? असंरेख बिंदु कहलाएंगे। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यह भी समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। यहां इस चित्र के अंदर एक रेखा खींची हुई है। इस रेखा पर देखो, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को स्पष्ट नजर आ रहा होगा। ये ए, ये बी और ये सी। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये जो हमारे पास रेखा बनी हुई है, क्या तीनों बिंदु ए, बी और सी एक ही रेखा पर नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल नजर आ रहे हैं। यदि तीन ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर, जरूरी नहीं तीन, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे पहले तीन पर जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास दो बिंदु दे रखे हो, दो बिंदुओं से संबंधित ये बात ध्यान रखनी है कि दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं, दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं। अगर आपको बोले क्या दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं, बिल्कुल ये बात एकदम सही है। यदि दो बिंदु है तो वो हमेशा एक ही रेखा से गुजरेंगे ही गुजरेंगे, लेकिन बिंदु दो से ज्यादा होने पर वो एक ही रेखा से गुजरे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। यदि बिंदु दो है तो वो हमेशा एक ही रेखा से गुजरेंगे ही गुजरेंगे, लेकिन यदि बिंदु दो से ज्यादा है तो वो समान रेखा से गुजरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि समान रेखा से गुजर गए तो हम उनको बोल देंगे कि वो तीनों बिंदु कैसे है, संरेख है। यदि समान रेखा से नहीं गुजरे, जैसे यहां देखो, यहां हमारे पास देखो ये ए, बी और सी तीन बिंदु है। अगर मैं एक रेखा खींचता हूं तो देखो ये मैंने एक रेखा खींची, तो इसमें क्या हुआ, बिंदु ए और सी तो इस रेखा पर है लेकिन बी थोड़ा बाहर चला गया, है ना। ए और सी तो इस रेखा पर है लेकिन बी थोड़ा बाहर चला गया। कि सर ऐसा क्यों खींचा आपने, तो रेखा खींचने में थोड़ी गड़बड़ कर ली है। आप ऐसा करो, ए और बी को साथ में लेने की कोशिश करो। ठीक है, मैं ऐसा करके देख लेता हूं। देखना, इस बार मैंने क्या किया, एक ऐसी रेखा खींची जिस रेखा पर बिंदु ए भी उस रेखा पर है और बिंदु बी भी उस रेखा पर है, तो सी अलग चला गया, है ना। कि सर ऐसा मत करो, आप एक ऐसी रेखा खींचो जहां बिंदु बी और सी उसी रेखा पर पड़े। तो अपन ऐसा भी प्रयास कर लेते हैं, देखना ध्यान से। तो इस बार मैंने एक ऐसी रेखा खींची, ये जो रेखा है आप ध्यान से देखोगे, इस रेखा पर कौन कौन से बिंदु है, बिंदु बी भी इसी रेखा पर है और बिंदु सी भी इसी रेखा पर है। लेकिन क्या ये ए, इस रेखा को मैं कितना भी बढ़ा दूं, क्या ये ए इस रेखा पर उपस्थित है, क्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब बिंदु जो है एक ही रेखा पर उपस्थित नहीं हो, ऐसी स्थिति में वो बिंदु कैसे बिंदु कहलाएंगे, असंरेख बिंदु। फिर से रिपीट कर लेता हूं, मैंने जो भी बातें आपको बोली है मैं उसका एक बार रिवीजन कर लेता हूं, बिंदु से संबंधित छोटे छोटे से पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट में मुझे जवाब देंगे, बताओ एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। आप कमेंट में इसका उत्तर लिख के बताएं। बिल्कुल, आप में से जिन लोगों ने लिखा है अनंत रेखाएं, उनका जवाब एकदम सही है। अच्छा, दूसरा कथन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, राइट है या रॉन्ग है, आपको बताना है। मैं बोलना चाहता हूं कि दो बिंदु हमेशा संरेख होंगे ही होंगे। बताओ क्या आप इस बात से संतुष्ट हो के नहीं हो। बिल्कुल, दो बिंदु हमेशा संरेख होंगे, ये बात एकदम सत्य है। अच्छा, अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या 3, 4 या 5 बिंदु, यानी दो से ज्यादा होने चाहिए, 3, 4 या 5 बिंदु क्या हमेशा संरेख होंगे, नहीं होंगे। निर्भर करेगा बिंदुओं की स्थिति कहां है। यदि एक ही रेखा पर उपस्थित होंगे तब तो वो संरेख कहलाएंगे, और यदि एक ही रेखा पर उपस्थित नहीं होंगे तब वो क्या कहलाएंगे, असंरेख। और हमेशा ध्यान रखना, त्रिभुज का निर्माण किससे होता है, त्रिभुज का निर्माण होता है तीन असंरेख बिंदुओं से। तीन असंरेख बिंदु जो होते हैं, अगर उनको अपन आपस में मिला दें तो उससे क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। देखना कैसे बनता है, ये हमारे पास ए, बी और सी, जब मैंने इन बिंदुओं को आपस में मिलाया, ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया और सी को ए से मिलाया, तो ये जो आकृति हमारे पास बनी, ये आकृति कैसी कहलाएगी, त्रिभुज। तो ध्यान से सुनना, तो अपन को यहां से एक बात पता चली कि जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष होते हैं, जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष होते हैं, वो हमेशा कैसे होने चाहिए, असंरेख होने चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव है, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण होना संभव नहीं है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते अपन, एक और छोटी सी बात पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने आपको बात बताई कि दो बिंदु जो है वो हमेशा संरेख ही होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते अच्छा, आगे अपन ये बात करते हैं कि किन बिंदुओं को एक वृत्तीय कहते हैं। एक वृत्तीय बिंदु क्या होते हैं, एक वृत्तीय बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जो एक ही वृत्त की परिधि पर उपस्थित हो। ऐसे बिंदु जो किसी एक ही वृत्त की परिधि पर उपस्थित हो, ऐसे बिंदु क्या कहलाते हैं, एक वृत्तीय बिंदु कहलाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस चित्र में बहुत ही सुंदर सा चित्र है, जिसमें आप लोगों को एक वृत्त नजर आ रहा होगा, और इस वृत्त की परिधि के ऊपर आपको अलग अलग बिंदु नजर आ रहे होंगे, और जिन बिंदुओं का नाम क्या लिखा हुआ है, ए, ये हो गया बी, इधर सी और ये डी।
तो ये जो आप बिंदु देखोगे ध्यान से, तो ये चारों बिंदु एक ही वृत्त की परिधि पर है। ऐसे बिंदु जो एक ही वृत्त की परिधि पर उपस्थित होते हैं, ऐसे बिंदुओं को क्या कहता है? ऐसे बिंदुओं को कहा जाता है एक वृत्तीय बिंदु। और एक और एक्स्ट्रा जानकारी बता देता हूं, एक वृत्त के परिधि के ऊपर उपस्थित चार बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है, उस चतुर्भुज को क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? उस चतुर्भुज को कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। वापस रिपीट कर देता हूं, ना मेरे रिपीट करने के पैसे लग रहे, ना आपके वापस सुनने के पैसे लग रहे, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बोला? सबसे पहली बात, एक वृत्तीय बिंदु किसे कहते हैं? यदि किसी वृत्त की परिधि पर कोई चार बिंदु है। अच्छा, चार जरूरी नहीं है कि सर एक वृत्तीय हमेशा चार ही होंगे, क्या? कोई जरूरी नहीं है। दो है तो वो भी एक वृत्तीय हो सकते हैं, दो तो वैसे हमेशा एक वृत्तीय होते ही होते हैं। दो बिंदुओं से तो वृत्त गुजरता ही गुजरता है। लेकिन अच्छा, एक और छोटी सी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक बार मैं इस बात को स्पष्ट कर लेता हूं, ध्यान से सुनना। अभी मैंने क्या बोला यहां पे, मैं उसके बाद एक बार आपको छोटी सी और एक्स्ट्रा बात बताने की कोशिश करूंगा, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट भी करना और आप उसको याद भी रखना। यहां मैंने क्या बात की, चार या चार से अधिक ऐसे बिंदु, चार या चार से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही वृत्त की परिधि पर उपस्थित हो, एक ही वृत्त की परिधि पर उपस्थित हो, वो कैसे बिंदु कहलाते? एक वृत्तीय। अच्छा, अब मैंने बात किया चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? अगर मैं क्या करता हूं, एक वृत्त की परिधि पर कोई भी चार बिंदु ले लेता हूं, कहीं भी ले लो, जैसे मैंने ये चार बिंदु ले लिए। देखो, पहली बात, चतुर्भुज चाहिए तो बिंदु कितने होने चाहिए? चार। शीर्ष कितने होने चाहिए? चार। भुजाएं कितनी होनी चाहिए? चार। चार ऐसे बिंदु जो वृत्त की परिधि पर उपस्थित है, यदि उन बिंदुओं को आपस में मिलाकर चार भुजाएं बना दे। देखो, यहां पे अपने इनको आपस में मिला के चार भुजाओं से यहां पे अपने चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी और डी। तो ये जो चतुर्भुज होता है वो कैसा चतुर्भुज कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जिसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत होगी मेरे भाइयों। यहां जो अपन ने बात की है कि ये व्रत कब गुजरता और व्रत कब नहीं गुजरता, व्रत के गुजरने की बात यहां आती है, तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं, जिसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलो, व्रत के गुजरने की जो बात चल रही थी उसमें आप थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अच्छा, अगर मैं बात करूं एक बिंदु की, सिर्फ एक बिंदु है, ये हमारे पास एक बिंदु है। अच्छा, एक बिंदु है, एक बिंदु से कितने व्रत गुजर सकते हैं? छोटा सा प्रश्न है, आप जरा सोच समझ के जवाब देना। एक बिंदु से कितने व्रत गुजर सकते हैं? एक बिंदु से गुजरने वाले व्रतों की संख्या क्या होगी? एक बिंदु से गुजरने वाली यदि अपन को व्रतों की संख्या पता करनी है तो कितने व्रत हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। देखना, जैसे ये एक व्रत हो गया, इसी बिंदु से ये दूसरा हो गया, इसी बिंदु से लो ये तीसरा हो गया, इसी बिंदु से लो ये चौथा हो गया। यानी एक बिंदु से कितने व्रत गुजर सकते हैं? अनंत। और ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। अच्छा, अगली बात, फिर से आप सोच समझ के मुझे जवाब देना। यदि हमारे पास दो बिंदु है, अच्छा, यदि हमारे पास दो बिंदु है तो दो बिंदुओं से गुजरने वाले व्रतों की संख्या क्या होगी? जैसे ये हमारे पास दो बिंदु है, दो बिंदुओं से गुजरने वाले व्रतों की संख्या क्या होगी? फिर से सोच समझ के जवाब देना। दो बिंदुओं से गुजरने वाले व्रतों की संख्या क्या होगी? सोच समझ के जवाब देना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। देखो, दो बिंदुओं से गुजरने वाले व्रत कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार के अनंत। आप सोच समझ के जवाब दे। देखो, ये दो बिंदु है, एक बिंदु ये रहा, एक ये रहा, ऐसा व्रत बनाना दोनों से गुजरे। तो देखो, ये हो गया एक व्रत। अच्छा, ये हमारे पास हो गया दूसरा व्रत। अगर अपन चाहे तो ये लो एक और तीसरा व्रत, एक और व्रत बना लेते, ये चौथा व्रत। यानी यहां से हमको ये बात पता लगी कि दो बिंदुओं से गुजरने वाले अगर व्रतों की संख्या बोले तब भी व्रतों की संख्या क्या होगी भाई? अनंत। फिर से देख लो, एक बिंदु से कितने व्रत गुजर सकते हैं? अनंत। दो बिंदुओं से कितने व्रत गुजर सकते हैं? अनंत। अब यहां पे मैं तीसरी और इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा और इसको आप थोड़ा अच्छे से समझना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास तीन बिंदु है तो उनसे कितने व्रत गुजरेंगे? तीन बिंदु।
अगर 3 बिंदु है तो उनसे कितने वृत्त गुजरेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त। अच्छा, 3 बिंदुओं की सबसे पहली बात अलग अलग स्थितियां होती है और दोनों बातें आपको ध्यान से समझनी है। पहली बात तो यह बताना पड़ेगा कि सर पहले आप प्रश्न पूरा बताओ। 3 बिंदुओं से आप पूछ रहे कि सर 3 बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं, पहले तो आप हमको पूरी जानकारी दो कि ये तीनों बिंदु कैसे है। क्या ये तीनों बिंदु संरेख है या ये तीनों बिंदु असंरेख है? यदि संरेख होगा तो जवाब कुछ और होगा, यदि असंरेख होगा तो जवाब कुछ और होगा। यदि 3 बिंदु संरेख है, यदि 3 बिंदु संरेख यानी एक ही रेखा के अंदर उपस्थित है तीनों बिंदु, और आपको बोलूं ऐसे कितने वृत्त संभव है, ऐसे कितने वृत्त संभव है जो तीनों से गुजरे, तो संरेख होने की स्थिति में अगर 3 बिंदु संरेख है तो ऐसी स्थिति में ये तीनों से गुजरने वाला कोई वृत्त होगा ही नहीं। ध्यान रखना, ऐसा कोई वृत्त नहीं होगा जो तीनों से गुजरे, ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाइयों। दूसरी बात मैं करता हूं, जब तीनों बिंदु असंरेख है तो उनसे कितने वृत्त गुजरेंगे। यदि तीनों बिंदु कैसे है, असंरेख, ये हमारे पास 3 बिंदु है और तीनों बिंदु जैसे असंरेख हो गए। यहां आपको ध्यान रखना, जब 3 बिंदु असंरेख होता है तो आपको पता होगा, और असंरेख होने पर वो क्या किसका निर्माण करता है, त्रिभुज का निर्माण करता है। और असंरेख होने पर उससे गुजरने वाले वृत्त कितने होते हैं, उससे गुजरने वाला वृत्त केवल एक ही होता है। ध्यान रखना, केवल कितना वृत्त गुजर सकता है, एक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे भाइयों। तो ये मैंने 3 बिंदुओं से संबंधित आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि यदि 3 बिंदु संरेख है तो उनसे कोई वृत्त गुजर नहीं सकता, ऐसा कोई वृत्त नहीं हो सकता जो तीनों से गुजर रहा हो। लेकिन यदि असंरेख है तो उनसे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी, एक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में ऑप्शन के रूप में दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी अपन बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी 3 यदि असंरेख बिंदु है तो वो हमेशा कैसे होंगे, एक वृत्तीय होंगे। 3 असंरेख बिंदु हमेशा एक ही वृत्त से गुजरेंगे ही गुजरेंगे, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और यही नोट करके पॉइंट नीचे एक बार और लिखा हुआ है, नीचे के पॉइंट को आप जरा पढ़ के देखना। एक वृत्त हमेशा 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता ही है। ध्यान रखना, एक वृत्त हमेशा 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरेगा ही गुजरेगा। कहने का मतलब यह है, अगर मैं एक वृत्त बना देता हूं और उसके ऊपर कोई भी 3 बिंदु ले लेता हूं, चाहे आप कहीं भी ले लो, एक बिंदु जैसे मैंने यहां ले लिया P, दूसरा यहां ले लिया Q और तीसरा यहां ले लिया R। यदि एक वृत्त के ऊपर मैं 3 बिंदु लेता हूं तो वो तीनों बिंदु हमेशा कैसे होंगे, वो तीनों बिंदु हमेशा असंरेख होंगे ही होंगे, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि 3 असंरेख है तो उनसे वृत्त गुजरेगा ही गुजरेगा। इसका उल्टा बोल दे, यदि किसी वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु है तो वो हमेशा कैसे होंगे, असंरेख। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ और बेसिक बातें जहां आप कई बार कंफ्यूज हो चुके हैं। बहुत ही छोटी छोटी सी बातें, आज तक कई बार मुझे स्टूडेंट ये पूछ चुके हैं, सर कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है, हम लोगों को आज तक यही समझ में नहीं आया कौन सा, किसको रेखा कहते हैं, किसको रेखा खंड कहते हैं और किसको किरण कहते हैं। ये सर बड़े अलग अलग से नाम है, कहीं कभी लिख लेते हैं रेखा, कभी बोल देते हैं रेखा खंड, कभी बोल देते हैं किरण। रेखा क्या होती है, रेखा खंड क्या होता है, किरण क्या होती है, इसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना भाइयों। मेरा यही प्रयास रहेगा कि एक ही बार में हर बात आपके जहन में डाल दी जाए, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको रेखा की। रेखा किसे कहा जाता है, रेखा उसे कहते हैं जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ा दी जा सकती है, दोनों तरफ अनंत की तरफ जा रही हो, उसको अपन क्या कहते हैं, रेखा, या एक सरल रेखा। जैसे अपन बात करें, देखो ध्यान से सुनना, ये तीर क्या बता रहे हैं, ये दोनों तरफ तीर ये दिखा रहे हैं। इधर मैंने P और Q, ये एक रेखा को दिखा रहा है, रेखा PQ। मैंने आपके सामने एक रेखा बनाई है, रेखा PQ, इधर भी तीर है और इधर भी तीर है, दोनों तरफ तीर है। कहने का मतलब ये बाईं तरफ भी आगे जाती जा रही है, ये तीर का मतलब दिखा रहा है ये कहीं खत्म नहीं हो रही, इधर भी अनंत तक जा रही है, उधर तीर बना हुआ मतलब वहां भी अनंत तक जा रही है। तो दोनों तरफ जो अनंत तक जाती है, इधर भी अनंत तक, यानी अगर मैं बोलूं बताओ इसकी लंबाई क्या होगी, अनंत। तीर का मतलब ये है कि भाई हमारे पास जगह कम थी, इधर भी जाती जा रही है, इधर भी जाती जा रही।
दोनों तरफ अनंत दूरी तक जाए तो वो क्या कहलाती है? रेखा। याद रखना। अगली जो बात है हमारे पास वो है रेखाखंड। रेखाखंड किसको कहते हैं? रेखाखंड मतलब ऐसा, रेखाखंड किसको बोलते हैं? रेखाखंड रेखा का ही एक हिस्सा है, और जो रेखाखंड मतलब उसका एक टुकड़ा है, और जो दोनों तरफ से सीमित होती है। दोनों तरफ से जो सीमित मतलब आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे आप ध्यान से देखोगे यहां भी बिंदु, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये जो हमने एक रेखाखंड बनाया है, ये रेखाखंड हो गया हमारे पास P और Q। इसमें मैंने दोनों में से किधर भी तीर बना के नहीं दिखाया। आप देखो यहां पे भी बिंदु है और यहां पे भी बिंदु है, यानी दोनों तरफ इसका अंत हो रहा है। इसकी एक सीमित लंबाई होगी। कितनी लंबाई होगी? स्केल से नाप लेंगे। स्केल से नापा तो पता लगा कि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर नापा जा सकता है। क्यों नापा जा सकता है? क्योंकि इसके दोनों सिरे जो है वो इसके अंत बिंदु है। क्या ये P से आगे जा रही है? नहीं जा रही है। क्या उधर Q से आगे जा रही है? नहीं जा रही है। तो ध्यान से सुनना, रेखाखंड रेखा का ही एक टुकड़ा होता है और जिसके दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं, दोनों तरफ अंत हुआ हुआ होता है। रेखा क्या थी? दोनों तरफ अनंत। रेखाखंड दोनों तरफ क्या है? अंत। जो दोनों तरफ से जिसका अंत हो रखा होता है, जिसकी लंबाई सीमित होती है, वो क्या कहलाता है? रेखाखंड। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं कि सबसे पहली बात, तीसरा पॉइंट, किरण किसे कहा जाता है ना? किरण किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन बात करने की कोशिश करते हैं। किरण किसे कहते हैं? किरण रेखा का वह भाग है जिसमें एक तरफ तो अंत बिंदु हो लेकिन दूसरी तरफ क्या हो? अनंत हो। एक तरफ अंत हो रहा हो लेकिन दूसरी तरफ नहीं हो रहा हो। देखो ध्यान से देखना, किरण को किस प्रकार दर्शाया गया। ये हमारे पास एक किरण है, ये हमारे पास एक किरण है जिसका नाम है PQ। इसको किरण क्यों कहा? इधर तो बिंदु है लेकिन दूसरी तरफ तीर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरफ बिंदु बना हुआ और एक तरफ तीर। कहने का मतलब ये जो P है ये तो इसका अंत बिंदु है, यहां पे तो इसका अंत हो रहा है भाई, P पर खत्म है, P से पीछे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ तीर बना हुआ मतलब यहां ये अनंत तक आगे जाती जा रही है। एक तरफ अंत हो, केवल एक अंत बिंदु हो। कितना अंत बिंदु होता? एक। जिसका एक अंत बिंदु होता वो क्या कहलाती है? किरण। जिसके दोनों तरफ अंत बिंदु हो वो क्या कहलाता है? रेखाखंड। जिसके कोई अंत बिंदु हो ही नहीं, दोनों तरफ अनंत की तरफ जा रही है तो उसको क्या कहते हैं? रेखा। तो ये अपन ने बात की, रेखा किसको कहते हैं, रेखाखंड किसको कहते हैं और किरण किसको कहते हैं ना। तो यहां अपन ने बात की है किरण की। यहां PQ एक किरण का काम कर रही है। इससे पिछली वाली स्लाइड में ये रेखा है जो दोनों तरफ अनंत की ओर जा रही थी, और ये रेखाखंड जिसमें दोनों तरफ अंत बिंदु है, दोनों तरफ समाप्त हो रही है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बातें समझाने की कोशिश की, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ये बहुत बेसिक बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और जल्द ही मैं आप लोगों के समक्ष लाइव प्रस्तुत होऊंगा, जिसके अंदर हम लाइव क्विज के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। आज की वीडियो में जो भी मैं बेसिक जानकारी समझा रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन मुख्य जो सबसे बड़ी सूचना जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आने वाले 1 या 2 दिन में 22 ई-लर्निंग चैनल पर मैं मैथ के रेगुलर लाइव क्विज में आपके सामने लाइव आऊंगा। लाइव क्विज के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रूबरू होऊंगा, और वहां रीट की जो तैयारी है वो अपन युद्ध स्तर पर करने जा रहे हैं। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा लूंगा कि अगर आप सिर्फ मेरी लाइव क्लास में आके उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, उन्हीं प्रश्नों की आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से PDF भी प्रोवाइड कर ली जाएगी। अगर आप उस PDF को देख लोगे तो आपको और कोई भी प्रश्न प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और इससे पिछला जो हमने समय कार्य एक एक नियम जो पढ़ा है, एक एक नियम की PDF आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। या तो आप 22 के टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप मेरे टेलीग्राम पे मैथ बाय दिलीप सर जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल के माध्यम से आप इससे पहले एक एक नियम की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द उस PDF में सारे प्रश्न हल सहित दिए गए हैं, जो भी मैंने एक एक नियम के सारे प्रश्न पढ़ा है उनको। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।